नमस्कार, बहस बिहार की में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बहस बिहार की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शूटर उमेश यादव और सुपारी देने वाला अशोक साहब को पेश करने के लिए छज्जू बाग लाया गया है। न्यायालय में दोनों की पेशी हो रही है। जज के आवास पर ही पेशी हो रही है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। शूटर उमेश यादव और सुपारी देने वाले अशोक साहब को पेश करने के लिए छज्जू बाग लाया गया है। न्यायालय में दोनों की पेशी हो रही है। जज के आवास पर ही यह पेशी हो रही है। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, रात के तकरीबन 8 बजने वाले हैं और ऐसे समय में यह पेशी बताया जा रहा है कि जज के आवास पर ही पेशी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद वहीं पर बताया गया था कि पेशी होगी, लेकिन पेशी कब होगी ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया था। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले जो गोपाल खेमका मर्डर केस के दोनों आरोपी हैं उनको लाया गया है छज्जू बाग में। जो जज रेजिडेंस है वहीं पर लाया गया है। इन दोनों की पेशी जो है इस वक्त हो रही है और देखना होगा पेशी के बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना, कितने दिनों की जुडिशियल कस्टडी मिलती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल दोनों की पेशी चल रही है और भारी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को यहाँ पर लाया गया है। जी संतोष, पुलिस की ओर से कितने दिनों की रिमांड मांगी गई थी इनको लेकर? देखिए अभी तो इनको कोर्ट में इनको पेश किया जा रहा है। इन्हें फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और देखना होगा पुलिस कितने दिनों के लिए रिमांड मांगते हैं, क्योंकि पहले से ही तय है कि इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इस पूरे मामले में आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो कितने दिनों की रिमांड मिलती है, फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे और उसके बाद पुलिस रिमांड कितने दिनों की मिलती है ये देखना होगा। पुलिस कितने दिनों के लिए प्रे करती है इस मामले में। जी संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले क्राइम के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ गई। इस तपिश को और बढ़ा दिया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान ने। उन्होंने बयान दिया है कि बिहार में अपराध सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक गैंग अपराधों को बढ़ावा दे रहा है। इस बयान ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया। विपक्ष खासकर आरजेडी कांग्रेस ने इस बयान को खारिज करते हुए इसे नीतीश सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से भागने के लिए ऐसे बयान का सहारा लिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई बिहार में अपराध के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? क्या कुछ ताकतें जानबूझकर अराजकता फैला रही हैं? अगर अपराधों के पीछे कोई राजनीतिक गैंग है तो उसका चेहरा कौन है? या फिर गिरिराज सिंह का बयान सिर्फ सियासी बयानबाजी है, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है जैसा विपक्ष दावा कर रहा है? सवाल यह भी कि क्राइम पर राजनीतिक गैंग की बात क्यों हो रही है? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन इसे लेकर बिहार का सियासी तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीतिक गैंग के जरिए सोची समझी साजिश के साथ इस तरह के अपराध को अंजाम देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू। गिरिराज सिंह ने बिहार में अपराध को लेकर नीतीश सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया। बिहार में अपराधी मस्त हैं, शासन और प्रशासन पस्त है और सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी मलाई काटने में व्यस्त है। गिरिराज जी, पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। गिरिराज सिंह ठीक ही बोले हैं कि एनडीए के सरकार में सत्ता संरक्षित अपराध ने राजनीतिकरण का रूप ले लिया है। विपक्ष भले ही गिरिराज सिंह के आरोप को खारिज कर रहा हो, लेकिन गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पटना पुलिस के एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार में कानून का राज बताया। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। सरकार हर वक्त कहती है कि इस कानून के राज में अपराधी बच नहीं पाएगा, और आपने देखा कि उमेश यादव जो है, जो अपराधी शूटर था,
और उसने जब और लोगों का नाम लिया और वहाँ पर भी पुलिस गई, इनकाउंटर हुआ। अपराधी अगर गलत करेगा तो उसको उसी तरह का सजा मिलेगा। दरअसल अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। अब गोपाल खेमका हत्याकांड के खुलासे के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार किया। सत्ता पक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे कि बिहार में अपराध के पीछे सियासी साजिश है क्या, जैसा कि गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे। बिहार में अपराध के पीछे सियासी साजिश है क्या? गिरिराज सिंह का बयान सच है या फिर राजनीति कर रहे हैं वो? नीतीश सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे राजनीति क्या है? राजनीतिक गैंग का असली चेहरा कौन है? कानून व्यवस्था की नाकामी या फिर ये पूरा षड्यंत्र है? ये तमाम वो सवाल है जो आज हम पूछने वाले हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी आपसे है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक गैंग, इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। राजनीतिक गैंग अपराध कर रहा है। राजनीतिक गैंग कौन है? उसका चेहरा कौन है? ये उन्होंने कोई गलत बात थोड़े ही कहा है, सही बात कहा है कि जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ योजना बना करके, साजिश रच करके सरकार को कैसे अपदस्थ करे, सरकार को कैसे बदनाम करे, सरकार को कैसे कटघरे में खड़े करे, इस काम को किया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि कभी पोस्टर लगाया जा रहा है, कभी ट्विटर पर, कभी जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ये सारे जो है षड्यंत्र, मीडिया के अंदर में बयान देना सरकार के खिलाफ, लगातार जो है इस प्रकार का षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र कौन लोग रच रहे हैं? ये सबको पता है कि जिनको सत्ता की भूख सताई हुई है, जिनको लग रहा है कि एन केन प्राक्रेन किसी प्रकार हम बिहार की कुर्सी हथिया ले, कुर्सी पर बैठ जाए, इतना बेहतर काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर में कर रहे हैं और उस सरकार को बदनाम करने की कोशिश, लगातार जो है समीक्षा करना, लगातार जो है रिव्यू करना, एक एक चीजों को जो है उनको बदनाम करने की कोशिश कर, जो मुख्यमंत्री इतना दिन रात मेहनत कर रहा हो, लगातार लग करके काम कर, और विकास में आज विकास की बयार बढ़ रही है। एक तरफ मोदी जी दिल्ली के अंदर में बैठे हैं, जो बिहार पर विशेष नजर रख करके योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं। आज तक इतना आजादी के बाद कभी बिहार को नहीं मिला था, उतना जो है राशि देने का काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ उसको जमीन पर उतारने का काम विकास पुरुष के रूप में पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, जो अपनी जो है पूरी बनाए हुए हैं, जिनका जो है जनता जिनको बार बार पसंद कर रही है, मुरीद हो चुकी है, वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लगातार मेहनत कर करके इस काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, एक एक समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ऐसे इन षड्यंत्रकारी जो है और ज्यादा तेजी से हावी होकर करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इनकी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जनता के बीच में नीतीश कुमार है, जनता के बीच में नरेंद्र मोदी है, जनता के बीच में एनडीए सरकार है। इसको कोई रोक नहीं सकता है, लाख कोशिश कर ले। अगर कुछ घटनाएं हुई हैं और उन पर अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उनका संवैधानिक अधिकार है सवाल पूछना, या किसी का भी इस देश में संवैधानिक अधिकार है सवाल पूछना। उस पर आप ये कह देंगे कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं, तो सवाल कैसे पूछेंगे? नहीं, संतोष जी, घटनाएं हुई है, उस घटनाओं के प्रति हम सब लोगों ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री खुद आला अधिकारियों को बुला करके कड़ी हिदायत दिए हैं कि हर हाल में अपराधियों को पकड़ा जाए, कोई अपराधी बच न सके। और इस काम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के जो है
पुलिस के पदाधिकारियों को, चाहे डीजीपी हो, उनके मातहत काम करने वाले सारे अधिकारियों, जिनने बहुत जल्द एक एक षड्यंत्रों को उसको निकाल करके और सीधे अपराधियों तक पहुंचने का काम, अपराधियों को उनको सजा के लिए उनको इस प्रकार से उनकी कार्रवाई करने का काम उन्होंने किया है। उसके बावजूद इस प्रकार का जो है राजनीति करना, अरे ठीक है, हत्या हुई है, हत्या पर सबको दुख है, लेकिन इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी। दुख प्रकट करना चाहिए था, सरकार के साथ मिलकर करके अपराध को कैसे रोका जाए, अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए, इसके लिए अगर कोई सुझाव होते तो वो सुझाव अगर देते तो उसको सहर्ष स्वीकार करते। लेकिन केवल षड्यंत्र रचना, केवल सरकार के खिलाफ तरह तरह का आरोप लगाना और उसको अपने फायदे के लिए सरकार को करके लाभ उठाना, ये षड्यंत्र है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने के लिए। इस बात को इस भाषा में ही रखा जाता कि अगर विपक्ष इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है लगातार, विपक्ष के पास कोई सुझाव है तो वो दे सकता है, राजनीति ना करें, ये भाषा ज्यादा अच्छी लग रही थी सुनने में भी। इसको षड्यंत्र नाम देना, राजनीतिक गैंग नाम दे देना, या तो राजनीतिक गैंग का जब जिक्र किया है तो कोई ना कोई चेहरा आपकी नजर में होगा, वो चेहरा मैं जानना चाह रहा हूं, जनता जानना चाह रही है। अबे संतोष जी मुझसे पूछे है ना जी, संतोष जी मुझसे पूछे है ना जी, प्रेम रंजन जी। हाँ, मैंने कहा कि उस गैंग का मुखिया कौन है जिसने बिहार को 15 वर्षों तक अपराध में झोंकने का काम किया, बिहार में जंगल राज स्थापित करने का काम किया। आज उसकी चर्चा नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं बताते हैं कि अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमते थे, उसको किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता था, प्रशासन के लोगों के हाथ बंधे होते थे, उनको निर्देश होता था, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। अगर थाने तक कोई पहुंच गया तो पता चलता है कि थाने में वही अपराधी बैठा हुआ है, किसके पास लेकर करके फरियाद जाएंगे। अरे भाई बताया गया तो उसी मातहत के सरकार के मातहत कि अपहरण होता था, फिरौती होता था और मुख्यमंत्री आवास से सारी रचना होती थी। फिरौती कहां, किसके जिम्मे और कितनी ली जाएगी, ये सारे चीजों का खुलासा जो ऐसे उसी सरकार के मातहत रहने वाले उनके परिवार के लोगों ने ही किया है। तो ये षड्यंत्र रचने वाले, राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले उसके गैंग के जो मुखिया हैं, जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वही चाहते हैं कि इस प्रकार का बदनाम कर करके अहम राजनीतिक सत्ता को हथिया ले। लेकिन ये चित्ररंजन जी को स्क्रीन पर लेकर सत्ता को हथियाने नहीं जानती है, जनता सेवा करने वाले लोगों को ही पसंद करती है। चित्ररंजन जी, दो आरोप हैं। पहला, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को साजिशन बदनाम करने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक गैंग इसके पीछे लगा हुआ है, और राजनीतिक गैंग कौन है वो अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बता दिया। दोनों सवालों का जवाब। पहला आग्रह संतोष जी आपसे यह होगा कि जिस ढंग से निर्बाध ढंग से भाषण देने दिए इनको, प्रेमरंजन पटेल को, और कभी एक सवाल बीच में डिस्टर्ब नहीं किए, कृपया अगर डिबेट करवाना चाहते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। मैंने तो बीच में रोककर उनसे भी सवाल पूछे थे। नहीं, सुन लीजिए, जनता सब देख रही है, ऐसी बात नहीं है, जनता देख रही है, सब समझ रही है, जनता फैसला भी कर रही है। सुन लीजिए, अगर कोई, पहली बात, गिरिराज सिंह के बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, एवं उनकी भाजपा के नेता भी उनके बातों को गंभीरता से नहीं लेते। यही गिरिराज सिंह है जो कहते हैं कि हाँ साहब किसी को पाकिस्तान भेजते हैं, किसी को जो है सो कब्रिस्तान भेजते हैं। तो इसलिए गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे, उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता नहीं। बिहार की जनता क्या, कोई नहीं उनकी बातों को गंभीरता से लेता। अभी प्रेमरंजन जी का भाषण बहुत आराम से आपने सुनवाया, मैंने शर्म आती है, माने इन लोगों को कोई शर्म भी नहीं आती है। अगर कोई साजिश है तो या किसका फेलियर, या किसकी गलती है, किस सरकार आपकी है, आप साजिशकर्ता को क्यों नहीं पकड़ते? सवाल है कि अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस ढंग से कब तक जनता को भरमाइएगा महाराज? 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, अभी भी जो है सो 2005 के पहले का जो सो इतिहास उलटकर लोगों को भरमाना चाहते हैं। सवाल यह है संतोष जी कि प्रशासन का, शासन का इकबाल खत्म हो गया और यह साजिश की बात करते हैं। जहां महागठबंधन की सरकार थी,
यही भाजपा के लोग जो आरोप लगाते थे, इनके जो नेता आरोप लगाते थे, उस समय किसकी साजिश थी? साजिश करना किसका चरित्र है, किसका जो है सो यह बुनियाद, जिसके साजिश पर बुनियाद क्या है, राजनीति बुनियाद टिका हुआ, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। यह जो है सो नीतीश जी ने कहा था 2017 में कि उनके खिलाफ भाजपा साजिश कर रही थी। तो साजिश करना किनका इतिहास रहा है, कौन लोग करते रहे, सभी जानते हैं। और अगर साजिश है तो हिम्मत है तो जो है साजिशकर्ता को पकड़िए, और अगर साजिश हो रहा है उसके बाद भी आप नाकाम हैं तो यह आपकी नाकामी है। केवल यह कहने से, आरोप लगाने से और किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से कोई जो है सो नहीं मान लेगा। और राजनीति करना है, कोई माला जपने के लिए नहीं आया है। आप नाकाम होइएगा तो हम जनता को कहेंगे नहीं, हम लोगों के बीच में कहेंगे नहीं कि यह जो सो सरकार फेलियर सरकार है, यह सरकार बिल्कुल नाकाम सरकार है। संतोष जी, सारे आंकड़े आपके पास में है। मैं आपसे कहूंगा कि कृपया उन आंकड़ों को भी थोड़ा सामने रखिए कि क्या कन्विक्शन रेट है इनके समय में। जिस गोपाल खेमका की हत्या की बात हो रही थी, इन्हीं के राज में, इन्हीं के सरकार में उसके बेटा की हत्या हुई थी, और उसके जो आरोपी थे, जिन लोगों पर मुकदमा चला, क्या हुआ उनका? सारे के सारे बरी हो गए, सारे के सारे बरी हो गए। इसकी चर्चा न संतोष जी आप कीजिएगा, न भाजपा और जनता दल ही के नेता कहेंगे। इसी गोपाल खेमका की बेटा की हत्या हुई इनके राज में, और इन्हीं के राज में कोर्ट का फैसला आया और वह जो तो सब आरोप मुक्त हो गए, सब कोर्ट निकल गए, कोई पता नहीं चला किसने हत्या किया। और आप गाल बजा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल इतना फेलियर रहा है आपका सरकार, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे जो है सो विकास का मामला हो, हर पैमाने पर केवल गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं रहा आपके सामने में। और आज जो आपने मुख्यमंत्री जी की स्थिति बना दी है, मुख्यमंत्री जी कुछ पता चलता है क्या? मंत्री प्रोफेसर बन जाता है, दामाद किसी बोर्ड में चला जाता है, बेटी कहीं चली जाती है, और जो है सो आप जो है सो हम लोगों पर कह रहे हैं, विपक्ष पर कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इतना सरासर झूठ बोलते हुए। महाराज तयकर जो है सो 20 साल से रात चला रहे हैं, आज भी जो है सो 2005 के पहले का इतिहास बात रहे हैं। एक गोपाल खेमका का मामला नहीं है। आज पूर्णिया में देख लीजिए, 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहीं 2005 के पहले हुआ था क्या? कभी हुआ था ऐसा? 2005 के पहले जिंदा जला दिया घर में, कभी हुआ था? घर में घुसकर बेटियों के साथ रेप किया जाता है, कभी हुआ था क्या? सड़क पर से महिलाओं को उठाकर रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। 2005 के पहले हुआ था क्या? बात करते हैं आप। एक भी 2005 के पहले मैंने कहा एक भी अब आप चुनौती दे रहे हैं तो अब आप चुनौती दे रहे हैं तो नवल शर्मा जी उस चुनौती को स्वीकार भी कर रहे हैं हाथ उठाकर। आप पूछ रहे हैं कि 2005 से पहले क्या हुआ और 2005 के बाद क्या हो रहा है। अच्छी बात है सवाल पूछना। अब जवाब इसी धैर्य के साथ सुनिएगा जैसे सभी प्रवक्ताओं ने आपको सुना। अब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नवल शर्मा जी जवाब दीजिएगा। और सवाल यह भी है कि आप जिसे साजिश करार दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि वो आपकी नाकामी है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल खड़ा करना। मैं विपक्ष के धर्म पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा। मैं 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये कि गोपाल खेमका मामले का जिस तरह 72 घंटे के अंदर पटना पुलिस ने उद्भेदन किया, उसने एक बार फिर बिहार की जनता को यह दिखा दिया कि यदि नीतीश कुमार हैं तो लोग निश्चिंत। पटना पुलिस की इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। एक बार फिर से बिहार में सुशासन की पताका फहराई और पटना पुलिस, बिहार पुलिस ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत का परचम लहराया। दूसरा बिंदु संतोष जी यह है कि ये बता रहे थे कि 2005 के पहले ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी। अगर मैं उन घटनाओं की गहराई में जाऊंगा तो डिबेट का समय जाया होगा। बस एक लाइन की बात है कि 2005 में बिहार के लोगों ने अजीज होकर आप लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपके समय इतनी घटनाएं बढ़ गई थी। जो सत्ता के केंद्र में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, सीएम हाउस से सारी बातों का संचालन होता था। बिहार वासियों ने उस पूरे दौर को देखा है और भोगा है चितरंजन जी। तो देखिए, महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आज
चुनाव का समय जब भी आता है ऐसी साजिशों की बाढ़ आ जाती है जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। देखिए, हम लोग एक बात शुरू से बताते आ रहे हैं संतोष जी कि बिहार में कानून व्यवस्था के मामले में विपक्ष जो भी आरोप लगाता है उन आरोपों को एनसीआरबी के आंकड़े खारिज करते हैं और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में एक ज्यादा ही सेफ राज्य है, सुरक्षित राज्य है। बिहार में सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा मजबूती से प्रिवेल कर रहा है। लेकिन एनसीआरबी का जो डेटा है वो 2022 के बाद अपडेट नहीं हुआ है नवल जी। जी जी, बस 2022 तक लगातार चल रहा है, वो 2025 का चल रहा है जी। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस दो छोटा आंकड़ा दे रहा हूँ। अभी जो कुल कॉग्निजेबल क्राइम है उसका राष्ट्रीय औसत है 422 कॉग्निजेबल क्राइम का राष्ट्रीय औसत है। बिहार में कितना है संतोष बाबू? 277। दूसरी बात है कि हत्या की दर 2000 में कितनी थी बिहार में? 2001 में 4.4 थी प्रति लाख की आबादी पर और आज यह कितना है? 2.1। जाहिर सी बात है कि हत्या की रफ्तार आधी हो गई है बिहार में। तो आंकड़ों पर बात करेंगे तब तो इस फ्रंट पर औंधे मुंह गिरेंगे ये लोग औंधे मुंह गिरेंगे। महत्वपूर्ण है परसेप्शन की बात। एक परसेप्शन लालू जी के बारे में बना, तेजस्वी यादव जी के बारे में बना। अब मैं एक सवाल चितरंजन जी से पूछता हूं कि तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री थे और जब नियुक्तियों की बारी आती है चितरंजन भाई, तो आप लोग बोलते हैं कि हमारे नेता ने ये नियुक्ति दी, वो नियुक्ति थी, जबकि ये सब झूठा प्रपंच मात्र है। बस मेरा एक सवाल है कि नवंबर 2015 से जुलाई 2017 के बीच में 4625 हत्या हुई बिहार में जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। फिर अगस्त 2022 से जनवरी 2024 के बीच 4200 हत्या हुई जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी थे। यानी कि कुल हत्या हुई तेजस्वी जी के डिप्टी सीएम रहते 8832, जिसमें छपरा में जहरीली शराब कांड हुआ। दुर्भाग्यवश पटना में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात सामने आई, पीएमसीएच में हंगामा हुआ, कई सारी आपराधिक वारदातें सामने आई थी, 8832 हत्याएं हुई। अब मेरा सवाल यह है कि आप अगर दावा करते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम रहते ये हो गया, हमने आसमान से तारे तोड़ लाए, ये किया वो किया, तो जरा एक बात यही बता दीजिए कि इन आपराधिक घटनाओं पर आपने क्या कार्रवाई की? कोई उल्लेख उस समय आपकी जुबान पर ताला क्यों बंद था? क्योंकि आप सत्ता की मलाई चावने में व्यस्त थे। अगर आपने इन घटनाओं पर कोई एक भी उल्लेखनीय कार्रवाई की हो तो बताइए, मुझे तो याद नहीं है। तो खैर देखिए, सत्ता में रहकर सत्ता की मलाई खाना एक बात है और विपक्ष में रहकर गाल बजाना दूसरी बात है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आखिर नीतीश कुमार जी की पहचान किस बात को लेकर है। नीतीश कुमार, आज उद्भेदन किया पटना पुलिस ने, यह सीधे सीधे नीतीश कुमार जी की प्रशासकीय कर्मठता का ही नतीजा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद घटनाओं की सीधे मॉनिटरिंग कर रहे थे और अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे थे। तो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, मैं फिर से बता रहा हूं कि आपके शासनकाल में संगठित अपराध होता था, आज संगठित अपराध का दौर बीत गया। आपके दौर में गोपाल खेमका जैसी न जाने कितनी घटनाएं उस दौर में हुई संतोष बाबू, किसी को याद भी है क्या? कभी कोई हाय तौबा मचाता था उस दौर में? क्यों? क्योंकि लोग इस तरह की घटनाओं को उस दौर में अपनी नियति मान चुके थे, अपनी डेस्टिनी मान चुके थे कि भाई हम लालू यादव के बिहार में निवास करते हैं तो हमारी यह नियति है, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होगी। लेकिन वही देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में जनता की प्रायोरिटी बदल गई है। अब छोटी छोटी घटना भी होती है तो पूरा हो हल्ला मच जाता है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने लोगों की आकांक्षाएं जगा दी, लोगों की अपेक्षाएं जगा दी। और हमारी चुनौती यह है, एक मिनट संतोष जी, अंतिम मिनट, हमारे लिए एक भी क्राइम हो संतोष जी, अगर समाज में एक भी अपराध होता है तो वह हमारे लिए चुनौती के समान है। विपक्ष हमारे लिए क्या कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमारी सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने अपने लिए कुछ मापदंड तय किए हैं। उन मापदंडों से थोड़ा सा भी विचलन हमें खुद स्वीकार्य नहीं है, हमारी प्रशासकीय शैली को खुद मंजूर नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार की उपस्थिति का मतलब बिहार में सुशासन का राज था, है और रहेगा। विपक्ष बिहार का प्रोजेक्शन चाहे जिस रूप में करना चाहे, विपक्ष सत्ता पाने के लिए बेचैन है, विपक्ष करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कानून का डंडा बिहार में नीतीश कुमार जी के मजबूत हाथों में है। इस बात को बिहार की जनता देख रही है और समझ रही है। ठीक है, टर्न वैसे राजेश जी आपका है, लेकिन चितरंजन जी ने बीच में हाथ उठाया, जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा। राजेश जी थोड़ा सा इंतजार प्लीज। संतोष जी, 2022 के बाद में एनसीआरबी का रिपोर्ट नहीं आया है।
ये तो सवाल मैंने 2022 पूछा के था पहले जी। नहीं, आपके पास में आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में एनसीआरबी का रिपोर्ट का आप जो तुलनात्मक रिपोर्ट सामने में रखिए 2005 से 2022 तक का ही। सर कई बार रख चुके हैं। 1990 से 200% 2005 तक 67,000 से ज्यादा और 2005 से 2022 तक के बीच में 55,000। नवल जी आप याद है बोल मुझे। रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। नवल जी आप बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। इन्होंने कहा कि जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, एक महिला के साथ छेड़खानी हुई, खोज खाज के लाए थे एक महिला के साथ छेड़खानी। इनके रिजल्ट में आज भी देख लीजिए, आज भी दो जगह घटनाएं घटी है जहां पर महिलाओं को घर में से घिंच कर रेप किया गया है। क्या बात करते हैं साहब? मुजफ्फरपुर का जो है कांड किसके रिजल्ट में हुआ? नहीं, मुजफ्फरपुर का बालकागिरी कांड किसके रिजल्ट में हुआ? उत्तम दुबाला मोछ वाला कहाँ गया? क्या बात करते हैं? देख लीजिए, जब राजद की सरकार थी, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि टर्न राजेश जी का था, मैंने बीच में आपको समझ दिया। पेड़ भी उखड़ता था तो कहा जाता था बहुत बड़ा वृक्ष धराशायी हो गया। आज वृक्ष धराशायी होता है तो कहा जाता है एक गुम्मा का पेड़ उखड़ गया। उस समय चींटी मरती थी, कहा जाता था हाथी मर गया। आज हाथी मरता है तो कहा जाता है चींटी मर गया। यही फर्क है। 67,500 से ज्यादा आपराधिक मामले आपके समय में दर्ज हुए, उसको आप छोटी घटनाएं बता रहे हैं। उनमें से कितने नरसंहार थे, उनको आप छोटी घटनाएं बता रहे हैं। ठीक है चित्रंजन जी, मैं राजेश जी के पास आता हूं। राजेश जी का टर्न है। राजेश जी, क्या आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर सवाल आपने उठाया तो जब कार्रवाई हुई 72 घंटे के अंदर पूरे हत्याकांड का उद्भेदन हो गया, एक एनकाउंटर हो गया, मुख्य साजिशकर्ता का पर्दाफाश हो गया। अभी अभी मैंने डिबेट शुरू करने से पहले अभी पेशी चल रही थी कोर्ट में, जज के आवास पर ये पेशी चल रही थी। ये सब भी तो चल रहा है। अगर क्राइम हुआ है तो कार्रवाई भी तेजी से हो रही है। संतोष जी, आपके सवाल से पहले अब बहस हुई है गिरिराज सिंह के सवालों पे, फिर मैं आपके सवालों के जवाब में आऊंगा। गिरिराज सिंह ने ठीक ही कहा है कि अपराधी का राजनीतिकरण हुआ है। ये बयान मैंने आपका अपनी रिपोर्ट में डाला था। 20 साल के नहीं, आधा डाले थे, पूरा नहीं डाले थे, पूरा कट गया था, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हाँ, गिरिराज सिंह ने ठीक ही कहा है कि बिहार में 20 सालों में एनडीए की सरकार ने राजनीति को अपराधीकरण करके इस समाज के अनेक लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं, गुंडा राज में ढकेल रहे हैं। तो गिरिराज सिंह को माननीय मुख्यमंत्री से यह अपील करना चाहिए कि सर्वप्रथम बिहार में जो गुंडा राज है इस पे नियंत्रण करने के लिए बिहार के गृह मंत्री को बर्खास्त कीजिए। एक दूसरा, आपने कहा कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कार्रवाई होनी भी चाहिए? हो रही है तो कोई टिप्पा कर रहे हैं क्या? घटना घटती क्यों है? सरकार का इकबाल खत्म क्यों है? हमारा सवाल इस पे है। मैं 3 दिन पहले एक बड़े चैनल पे मैं डिबेट में इस बात का उल्लेख किया था संतोष भाई। चिंता है मुझे बिहार की, हम राजनीति इस पे नहीं करना चाहते हैं। किसी के घर में जान जाए उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने चिंता व्यक्त की थी कि अगर गोपाल खेमका जी के असली हत्यारे तक पहुंचना है तो उससे पहले उनके बेटा की जो हत्या हुई थी गुंजन खेमका जी की, उस हत्यारा तक जाने के लिए सीबीआई से जांच हो, इसकी निगरानी हाई कोर्ट के जज करे। मैं इसलिए कहता हूं कि उनके भी हत्या में, उस दिन बोला था, आज नहीं बोला था, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, मैं 3 दिन पहले बोल चुका हूं कि इस हत्या में भी किसी टुच्चा शूटर को पकड़ा जाएगा, उसको जेल या इनकाउंटर किया जाएगा और असली कातिल तक नहीं पहुंचा जाएगा। अगर गुंजन खेमका के भी हत्या में असली हत्या तक पहुंच गया होता तो हो सकता है गोपाल खेमका की जान बच जाती। चूंकि नहीं पहुंचा जाता है इसलिए चूंकि संरक्षण देने वाला एक अन्य मार्ग में बैठा हुआ है। इस सामान्य बात नहीं है कि किसी के बेटा का हत्या 6 साल पहले हो रहा है, अब मुख्य हत्यारा नहीं पकड़ा जाए, सिर्फ शूटर पकड़ा जाए। शूटर को कौन भेजा? आज भी आपने शूट किया है। कभी भी तत्कालिक इनकाउंटर करने का मतलब है आप साक्ष्य छुपाने का काम करते हैं।
बंदूक सप्लाई करने वाले की तो आपने इनकाउंटर कर दिया, राजेश गोली जी, चलाने वालों को क्यों छोड़ दिया? राजेश उसको जी, किसने पुलिस के सप्लाई मुताबिक किया? जब ये सवाल है, राजेश जी, ये पुलिस जनता के पूछती है। मुताबिक जब राजा ने पुलिस पर गोली चलाई तो जितना पुलिस हमसे को क्या सवाल कर करना चाहिए लीजिए। था? पुलिस के मुताबिक जब राजा ने अरे पुलिस पर थोड़ी गोली इनकाउंटर चलाई कैसा होता है तो आप भी पुलिस को क्या जानते हैं, करना हम भी चाहिए? जानते हैं। सुनिए, मैंने 3 दिन पहले कहा था कि टुच्चे शूटर को पकड़ के अशोक साहब इनकाउंटर कौन करके है? या जेल भेज के असली हत्यारा को बचाने का प्रयास किया अरे जाएगा। मेरे आज सवाल का बताइए तो ना जवाब दीजिए कि ना सर। गुंजन खेमका की अशोक हत्या साहब हुई कौन किसने है? करवाया? अशोक अब साहब एक कौन है? सवाल है, एक अशोक साहब सवाल कौन है है? कि गुंजन खेमका की हत्या हुई, अशोक साहब कौन है सर? उसको- मैं ये उसने पूछना हत्या चाह रहा हूं, करवाया। अशोक साहब कौन शूटर है? तो पकड़ा गया। मैं आपके सब सवालों का जवाब दे रहा हूं। अभी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे पास जवाब है। अशोक साहब कौन है? और बड़ी अच्छी बात है संतोष जी, यही तो टीवी चैनल का कमाल है। मैं सरकार से पूछता हूं, एंकर जवाब देते हैं। अगर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अभी पुलिस के मुताबिक अशोक, मैं आपसे पूछा हूं अशोक साहब कौन है? संतोष जी सुनिए, संतोष जी आप सभी को निर्विवाद रूप से सुन रहे थे। मेरे सुनने में आप टोका टोकी इसलिए नहीं करते नहीं हैं नहीं कि मैं सरकार आप पे जब पुलिस सवाल की उठा रहा कार्रवाई हूं। को और देखिए, अभी पुलिस हुई आप बताइए ना, या न्यायालय हुआ पूर्णिया या इलेक्शन में कमीशन आप- हुआ, उनका कोई प्रवक्ता तो यहां बैठा हुआ नहीं है। आप उनके कंधे पर बंदूक नहीं, चलाकर सुन तो लीजिए। कोई गलत मैसेज देकर चले इलेक्शन जाएंगे कमीशन तो फिर की ये ओर से मेरी आप डिबेट के लिए अच्छा नहीं है। बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन ने बोलेगा। संतोष जी, इलेक्शन कमीशन की ओर से आप नहीं बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन बोलेगा। इलेक्शन कमीशन की ओर से भाजपा नहीं बोलेगा। हम ये कह रहे हैं कि बताइए ना, पूर्णिया में 5 आदिवासी परिवार को पेट्रोल छिड़कर जला दिया गया, इसमें विपक्ष का है। सिवान में तलवार से गर्दन 3 को काट दिया गया, इसमें विपक्ष का है। आरा में, मुजफ्फरपुर में रोज गोलियां चल रही है, इसमें विपक्ष का है। परसों रात को ही पटना के सगुना मोड़ में स्कूल संचालक को गोली मार के हत्या कर दी गई, इसमें विपक्ष का है। इस हत्या को रोकने के लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। सवाल हम पे उठा रहे हैं, हत्या सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। अरे कब तक विपक्ष के आड़ में आप जिंदा रहेंगे? कब तक विपक्ष के आड़ में? विपक्ष से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। विपक्ष ने जो बात को गुमराह करने की कोशिश की है उस पर सवाल पूछा जा रहा है कि उमेश साहब कौन है? हमारे बड़े भाई, एक मिनट राजेश जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। उमेश साहब कौन है जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड पुलिस की तरफ से बताया गया है? वो 2018 से पहले बिजनेस पार्टनर था, जमीन की खरीद फरोख्त करते थे ये साथ में मिलकर, और उसी विवाद में जब आगे उसी जमीन विवाद का जब विवाद दोनों के बीच में हुआ तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। उसी विवाद में पुलिस के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, जो पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस की है उसके मुताबिक दोनों का विवाद हुआ था। और 2024 में गोपाल खेमका ने खुद, जो उनको सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ था, जो पुलिस की तरफ से उनको बॉडीगार्ड मिला हुआ था, वो वापस किया था। आप अच्छी बात कह रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो साव जी हैं, गुंजन खेमका के हत्यारा कौन है? ये साव जी थे क्या? अगर ये साव जी थे तो पहले से जेल में क्यों नहीं थे? मेरा सवाल आप ही के सवाल से मिलता है। मैं ये कहता हूं कि गोपाल खेमका जी के जो पुत्र की हत्या हुई उसमें कौन किया था? अगर यही साव जी किए थे तो बाहर क्यों घूम रहे थे? मैं यही तो कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि हत्यारा को बचाने का बड़ा प्रयास एक अन्य मार्ग से किया जाता है। ठीक है, और इस पर आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं। अभी हम नवल नहीं 10 सेकेंड और नवल शर्मा जी ने अच्छा जवाब भी दिया था, सवाल भी किए थे कि उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो एक घटनाएं घटी, वो घटनाएं घटी, एक घटनाएं घटी, कार्रवाई क्यों नहीं तेजस्वी यादव किए? अब हमको समझ में आता है कि बिहार को सीएम नहीं डिप्टी सीएम चलाता है। तो मैं मान लो कि जो गिरिराज सिंह का इशारा था कि राजनीतिकरण अपराधीकरण के किया जा रहा है, वो सम्राट चौधरी को कहा जा रहा है, विजय सिन्हा को कहा जा रहा है, या गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति स्वयं माफियागिरी कर रहे हैं, या नंद किशोर यादव कर रहे हैं? कौन माफिया है? अगर डिप्टी सीएम ही सरकार चला रहा है, जैसा नवल भाई कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाते हैं, सरकार डिप्टी सीएम चलाता है, तो डिप्टी सीएम को कटघरे में क्यों नहीं रखते? इसीलिए राजेश जी मैं आपको स्मार्ट प्रवक्ता भी कहता हूं, पता है आपको? जाल पूरे बिहार में बता के रखा है राजेश जी, इसीलिए मैं आपको स्मार्ट प्रवक्ता भी कहता हूं, क्योंकि जिस तरह से आप पॉइंट नवल भाई कहे ना, अभी पॉइंट उठाते, उन्होंने कहा था कि जब क्रेडिट, नौकरियों का क्रेडिट लेने आप आ जाते हैं तो उस समय के उस दरमियान जो अपराध हुए थे उसका फिर क्रेडिट क्यों नहीं लेते? और वो डेटा उन्होंने दिया। जब नौकरी का क्रेडिट आप लेंगे तब उस दौरान जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर सवाल उठ रहे थे उनका क्रेडिट आप नहीं लेंगे, यानी कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये बात थी।
ठीक है। सम्राट चौधरी हैं, विजय सिंह बीजेपी हैं, प्रवक्ता को गिरिराज बीच सिंह में हैं, लेकर आते हैं। किशोर यादव है या नित्यानंद राय डिबेट हैं। आगे भी बढ़ा दिए सर। ये कहना प्रेम मैं रंजन नहीं जी, कह रहा हूं। तमाम ये बहुत बड़े मनोहर आरोप लगे हैं। शर्मा जी कह रहे हैं। जवाब दीजिएगा एक एक संतोष करके। जी संतोष जी, सबसे पहले तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय बहुत सारे विकास के काम हुए, बहुत सारी नौकरियां हुई, बहुत सारे रोजगार के अवसर हुए, उन सबका श्रेय लेते थे। तो क्राइम का श्रेय अगर कुछ हुआ तो उसका श्रेय कौन लेगा? वो सारे मुख्यमंत्री पर। आप जो ऐसे झूठा श्रेय लीजिएगा। दूसरा, 90 से 2005 तक लालू और राबड़ी मुख्यमंत्री, 2005 से 2020 तक शब्द को सुन रहा था, 2005 से 2020 तक सुन रहा था, 2005 से 2020 तक राठौर जी 20 चिल्लाइए साल नहीं। से भारतीय जनता पार्टी आपके सत्ता में समय है। किसी बिहार प्रकार में गुंडा का राज कर दिया है। नहीं 9 बार के यही मुख्यमंत्री आदत पर है, चर्चा कीजिए। यही आदत इनकी 9 है। बार के ये मुख्यमंत्री पर कांग्रेस चर्चा पूरी तरह से जो है उस साजिश में शामिल है। 9 बार के मुख्यमंत्री के 90 से 2005 की सरकार में ये कांग्रेस सहयोगी थी। गुंडा राज क्यों नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, अब कोई कार्रवाई होता था क्या? ये पता है बिहार की जनता को? अरे 4 लाख लोगों को स्पीडी ट्रायल करके अपराधियों को सजा हमने दिया है 2005 के बाद, सरकार के बनने के बाद। सरकार बनने के 2005 के बाद इतनी बड़ी हत्या के बाद तर्क रख रहा है। 2005 90 की बात कर रहे हैं, था बिहार के 2020 अंदर की में, बात वो कीजिए ना। आप लोगों ने पैदा किया था, उसको हम सब लोगों ने समाप्त करने का काम ये किया है। आपकी सरकार है। अगर मुंडन घटनाएं होती है की तो हत्या, घटनाओं उनके के पिता पीछे गोपाल रहने वाले की कोई हत्या, अपराधी होता है, दानापुर की हत्या, षड्यंत्र करता सिवान की होता है, हत्या, साजिश करता पूर्णिया में होता है, जिंदा जला किसी जाना, को बचाने वाला मुजफ्फरपुर नहीं की होता हत्या, है। दलितों की हत्या, प्रशासन खुलेआम हत्या आपके बिना सरकार, किसी आपके दबाव संरक्षण के हो रहा है। वो काम करती है, अपराधियों को पकड़ने बेशर्मी का से काम कुछ बोल करती रहे हैं, चल रहा है, आप लोगों सुना के है। समय में शर्म कीजिए, अपराधियों 20 का साल से संरक्षण सत्ता में होता था, है। कोई शर्म कीजिए, कार्रवाई नहीं 20 होता साल था। में बिहार को मुख्यमंत्री आपने आवास से सारे गुंडा राज में षड्यंत्र धकेल जाते दिया थे। है। चुप आज करिए। हाँ, लड़ने के जंगल राज पीछे दिया तो है। सरकार को बदनाम करने के लिए राजेश जी, राजेश जी, आप अपने समय पर भरपूर बोले। हमारा और आपका सवाल जवाब भी हुआ। अब बीजेपी प्रवक्ता अगर अपनी बात को रख रहे हैं, मैं उनसे सवाल तब पूछ पाऊंगा जब आप दोनों में से किसी एक की आवाज आएगी। दोनों की आवाज आएगी, मेरे कानों तक भी अच्छी नहीं लगी वो आवाज और दर्शकों तक भी नहीं पहुंचेगी। 20 साल से बिहार में गुंडा राज कायम कर दिया है आप लोग आरोप लगाते हैं और ये हत्या हुई है, आरोप है, ये हत्या हुई है, आरोप है, हत्या को आरोप समझते हैं। फिर जो है राजेश जी, हत्या हुई है, कार्रवाई भी हुई है आपकी सरकार ने बिहार के और 4 दिन के अंदर पूरी घटनाक्रम का उद्भेदन होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और फिलहाल जो जज है उनके आवास पर पेशी को लेकर पेशी भी की जा रही है। 20 साल से एनडीए की सरकार ने गुंडा राज कायम किया है। ठीक है, लूट, चित्ररंजन जी अब कुछ बोलेंगे। और घुसखोरी राजेश जी, अब चित्ररंजन जी को सुन लीजिएगा। चित्ररंजन जी, अपनी बात को रखिएगा। संतोष जी, सवाल वही है जो राजेश जी ने उठाया और मैंने भी उठाया कि आखिर अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पुलिस का चित्ररंजन जी से यह पूछ पकड़ा लीजिए, गया, वह पकड़ा उनके गया, बात उसका हटराने वाले काउंटर हो गया, लालू यादव मीडिया के में साले सुर्खियां बन राबड़ी गई। के भाई जो आरोप लगाए अपहरण का कि फिरौती होता था, फिरौती का जो है कौन लोग लेगा, कितना लेगा, किसका अपहरण होगा, ये सारे मुख्यमंत्री आवास से तय होते थे। उसके बारे में कुछ बताइए ना। ठीक है प्रेम रंजन जी, अपने समय पर बोलिएगा। प्रेम रंजन जी अपने समय पर प्लीज। कुछ बताए तो प्रेम रंजन जी अपने समय पर। चित्ररंजन जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी। संतोष जी, मैं कह रहा था कि आखिर सरकार यह सब हो रहा है, मीडिया में सुर्खियां बन रही है। गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी 6 साल पहले। इसी ढंग से अखबारों में, मीडिया में बड़े बड़े बयान आए थे पुलिस के, प्रशासन के, सत्ता में बैठे लोगों के, और क्या परिणाम निकला? सारे के सारे आरोपी दोष मुक्त हो गए। अगर जो सब गुंजन खेमका का सही हत्यारा पकड़ा जाता, अगर सही ढंग से उसकी सुनवाई होती, सही ढंग से जांच होता, कौन उसके पीछे साजिश करता है उसकी अगर पकड़ होती, तो आज गोपाल खेमका की हत्या नहीं होती। आज सही में राजेश जी ने सवाल उठाया कि जो आर्म्स सप्लायर था उसका आप इनकाउंटर करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो साजिश करता है उसको आप बचाने की साजिश कर रहे हैं। आपको यह भय था कि जिसने आर्म्स सप्लाई किया वह जो है सो भेद खोल देगा। और शूटर क्या जानता है? शूटर तो पैसा लिया, शूट किया। शूटर पैसा लिया, शूट किया, लेकिन साजिश करता कौन था? उसका संरक्षण
राजेश जी ने कहा सत्ता के संरक्षक लोग जो है उसको संरक्षण दे रहे हैं, और इसीलिए गुंजन खेमका के हत्यारे जिन पर आरोप था साजिश करता कौन है? समय में कोई एफआईआर नहीं होता था। चित्ररंजन जी, साजिश करता कौन है इस पूरे मामले में? अगर थाने तक पहुंच गया तो उसको बाहर कर दिया जाता था। प्रेम रंजन जी प्लीज, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कैमरा लगा हुआ है थाने के अंदर में, कोई माफिया कोई दलाल कोई अपराधी नहीं। चित्ररंजन जी, साजिश करता कौन था? जो जाएगा उसको न्याय मिलेगा। पकड़ा गया, जवाब चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ सर, इस पूरे मामले में साजिश करता कौन जवाब था? चाहिए। उमेश साहनी तो था, यही तो बता रहा हूँ। उमेश साजिश करता था, के लोगों ने लगाया है, उसके बारे में यही बता रहा हूँ सर कि आप इसके मुताबिक उमेश साहब साजिश करता था। फ्लाइट नंबर भी बता दूंगा, 601 फ्लाइट नंबर में पूरी साजिश रची गई उसके मुताबिक। ये बता दीजिए ना प्रेम रंजन जी प्लीज, अपने समय पर। प्रेम रंजन जी प्लीज, आप बता दीजिए उसके बारे में। तो जो है सो यह बताइए कि जो है सो जब उसका साजिशकर्ता नहीं पकड़ा गया, अगर उसके साजिशकर्ता को पकड़ा जाता तो जो है सो यह गोपाल खेमका की भी हत्या नहीं होती। ठीक है। कहीं ना कहीं जो सही में साजिश करता है उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अब सही में साजिश करता और गलत साजिश करता की पहचान मेरे पास नहीं है सर। करना छोड़ दीजिए, ठीक है। नवल जी को स्क्रीन पर लेकर आए। पर जो है राजनीति करके सही साजिश करता कौन है नवल जी, अगर आप समझ पा रहे हो? आपको कभी बर्दाश्त नहीं क्योंकि अगर पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, एसआईटी पर भी भरोसा नहीं है, जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी भरोसा नहीं है, तो फिर का क्या रेट है? क्या किया जाए बताइए। बिहार में कन्विक्शन का रेट क्या है? इनको भरोसा किसी पर थोड़ा ही होगा। इनको भरोसा केवल अपराधियों पर है, माफियाओं पर है, हत्यारों पर है, उन्हीं पर है। उन्हीं के बलबूते पर 15 वर्षों तक सरकार चलाए हैं, दहशत पैदा करके, आतंक पैदा करके, भय पैदा करके। राजेश जी आ रहा हूं आपके पास, पहले नवल जी को। नवल वही ठीक है, प्लीज ये नहीं नवल जी का टर्न है, ये नहीं चलेगा। अपने टर्न पर बात को रखिएगा ना। बिहार को अपने टर्न पर आप बात को रखिएगा। एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या है? फिर मुझे मजबूरन आवाज कम करानी पड़ेगी और फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप सब वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी बात को रखते हैं, एक सलीका होता है बात रखने का। नवल जी अपने टर्न पर, बाकी सब अपने टर्न पर। नवल जी, मां बहनों की इज्जत टूट जाए मैं चुप रहूं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि आप खुलेआम गुंडागर्दी करते रहिए मैं चुप रहूं? अब मां बहनों का इज्जत लूटते रहिए मैं चुप रहूं? खुलेआम सड़क पर से मां बहनों को उठाकर उनके साथ हत्या किया जाए मैं चुप रहूं? लेकिन सर ये क्रांतिकारी जो कदम आप अभी उठाना चाह रहे हैं टेलीविजन डिबेट में, ये क्रांतिकारी कदम अगर आप ग्राउंड पर उठाएंगे तो फिर आपके साथ वोटर भी जुड़ेंगे और अच्छे। जुड़ा ठीक हुआ है संतोष जी। हाँ सर, मैं कह रहा हूं और अच्छे और अच्छी तरीके से जुड़ेंगे। मैं कब कह रहा हूं कि आरजेडी के साथ वोटर नहीं है? बिहार की जनता मन बना चुकी है। वो अलग बात है सर, हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। अपने अपने समय पर बोलेंगे तो ये डिबेट अच्छे से चल पाएगी और बात अच्छे से पहुंच पाएगी जनता तक। आपका मैसेज भी, इनका मैसेज भी। सपना तो पहले भी देखे थे। ठीक है प्रेम रंजन जी, नवल जी का टर्न है प्लीज। जैसे ईवीएम खुला सपना चकनाचूर हो गया। नवल जी भी आपको लोगों का जो सपना है, जो षड्यंत्र है, जो योजना है, वो सब धराशायी हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला है। अरे पटेल साहब हो गया, भरम में जनता भरम छोड़ा देगी, भरम में नहीं रही। बाकी सभी प्रवक्ताओं की आवाज कम, सिर्फ नवल जी की आवाज को स्क्रीन पर। जी संतोष जी, जी आपके सवाल के जवाब पर आए, इसके पहले बस मैं 1 मिनट जरा राजेश भाई के सवालों का जवाब दे दूं। राजेश जी ने बड़ा स्मार्टली चीजों को डेविएट करने का प्रयास किया, लेकिन आपने पकड़ लिया। बड़ा अच्छा लगा कि आपने पकड़ लिया। मैं केवल ये बता रहा था कि अगर आप डिप्टी सीएम रहते हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने का झूठा प्रयास करते हैं, तो फिर आपके शासनकाल में जो घटनाएं हुई उसका श्रेय आप क्यों नहीं देते? उस पर आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? मेरा तो एक सीधा सा निरीह सा सवाल था। दूसरा बिंदु ये कि राजेश भाई की बातों से ऐसा लगा कि वो बिहार को लेकर काफी चिंतित हैं और बिहार की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। तो भाई साहब, 1990 से 2005 तक लालू यादव जी के जंगल राज में आप बराबर के सहयोगी थे। उस समय आपका बिहार प्रेम कहाँ चला गया था राजेश बाबू? बिहार में 118 नरसंहार हुए, आपकी अंतरात्मा नहीं जागी? बिहार में कितनी भयानक घटनाएं हुई, कितने दलितों के घर जले, कितनों की अस्मत लूटी, कितनों की इज्जत लूटी। यही चंपा विश्वास रो रो के थाना दर थाना भटक रही थी, कोई थाना उसका एफआईआर नहीं ले रहा था। राजेश बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जहां जहां सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, थोड़ा वहां की भी चिंता कर लीजिए ना।
राजस्थान में महिलाओं पर अपराध के मामले में राजस्थान शीर्ष राज्यों में शामिल है। देखिए राजस्थान में कितना ज्यादा क्राइम रेट है। आपके द्वारा शासित राज्यों से बिहार बहुत बेहतर स्थिति में है। तो इस तरह से बिहार की चिंता में दुबले मत होइए जी। नहीं, जब इनकी सरकार थी उसी समय आंकड़े बढ़े थे और बीजेपी की सरकार उन्हीं का दंश भोग रही है आज तक बीजेपी की सरकार उन्हीं आंकड़ों का दंश भोग रही है। कर्नाटक में इनकी सरकार है। कर्नाटक में देखिए कि सोशल सिक्योरिटी के पैमाने पर कर्नाटक कितना पिछड़ा हुआ है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां का आप उदाहरण लीजिए। एक दूसरी बात संतोष बाबू मैं आपको यह बता दूं कि असली साजिश करता है, ये लोग बार बार बता रहे हैं कि असली साजिश करता है। अरे पटना पुलिस को एक बार धन्यवाद तो दे दीजिए। सरकार कोई कार्रवाई न करे तो सवाल, सरकार अगर कार्रवाई कर दे तो सवाल। तो सरकार का जो एक्शन टेकन है कम से कम उसकी इसमें कंजूसी तो मत कीजिए आप। और तीसरा बिंदु यह कि राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में न खाता न बही, जो लालू यादव जी कहे वही सही। अरे कहां है कानून रे, कहां है पुलिस, ये था वो दौर। और अभी चले हैं लॉ एंड ऑर्डर पर वचन देने। कोई मतलब था आप लोगों को? सुने थे कि डायल 112 क्या होता है और कन्विक्शन रेट। चित्रंजन जी आ रहा हूं। आपको पता है कि महिला क्राइम के बोलने दीजिए, देखिए बोलने दीजिए हमको भी। चित्रंजन बाबू, लोकतंत्र है, लोग जानते हैं कि आपकी अगर सरकार बन गई दैवयोग से तो जैसे टेलीविजन में नवल को नहीं बोलने दे रहे हैं वैसे ही सड़क पर बिहार की जनता को नहीं बोलने दीजिएगा। यही आपका जंगल राज का चरित्र है। तो टेलीविजन पर तो कम से कम अपने आप को आप नियंत्रित किए रखिए और बोलने दीजिए हमको। सुन लीजिए थोड़ा। अरे महाराज क्या करते हैं महाराज? अशिष्ट भाषा बोलते हैं। ये अशिष्ट भाषा क्या बोलते हैं महाराज? भाषा को पहले आप सुधारिए और शिष्ट भाषा का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, शिष्ट भाषा का इस्तेमाल कीजिए। आप क्या दिखा रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि महाराज आपस में नहीं, टॉपिक पर आप पर्सनल मत होइए टॉपिक पर। आप नीतिगत मामलों पर भी विवेचना कीजिए ना। आप नीतिगत मामलों पर बहस करना है, आपको हमसे लड़ाई करना है, यहीं पर सरकार बनाना है। अरे पॉलिसी पर आप आलोचना कीजिए ना। विपक्ष में आपकी हर एक आलोचना स्वीकार है, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। ठीक है नवल जी, टॉपिक पर अपने बस एक मिनट, अंतिम कमेंट। लेकिन अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शित तो मत कीजिए कि जंगल राज की झलक लोगों को दिख जाए कि देखो यही प्रवक्ता है जो जंगल राज लाएगा। अभी जब टीवी पर इसका ऐसा व्यवहार है तो अगर सरकार बन गई तो बिहार में क्या करेगा? इससे तो बचिए चित्रंजन भाई, जनता में गलत मैसेज जाता है। आप अनुभवी आदमी हैं, बात समझते नहीं है। चलिए बोलिए, अब आपकी बारी है। ठीक है चित्रंजन जी, आऊंगा आपके पास। पहले राजेश्वी का जब कमेंट ले लूं। राजेश्वी का टर्न राजेश्वी का, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जी राजेश्वी। कई सवाल हमसे किए गए, कुछ सवाल आपके हैं तो आप बोल सकते हैं, फिर मैं बोलूं। नहीं, अब जो अभी नवल जी, क्योंकि समय कम है, नवल जी के ने जो बातें कही उनका जवाब दीजिएगा। जी हाँ ठीक है। नवल भाई ने कहा था कि पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए। पुलिस को धन्यवाद देते, लेकिन पुलिस एक टूल है एक अन्य मार्ग का। मैंने बहुत पहले चिंता व्यक्त की जिसने कुंदन कृष्णन जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें मैंने चिंता बड़ी व्यक्त की थी। कहीं कुंदन कृष्णन जैसे तेज तराक और एंटी क्रिमिनल ऑफिसर को भट्टी साहब की तरह बिहार छोड़ के नहीं जाना पड़े। कुंदन साहब जैसे व्यक्ति भी एक अन्य मार्ग के सामने असहाय महसूस करते हैं। मैं छोटा सवाल करता हूं कि आप बड़ी सवाल कर रहे थे, बता दीजिए कौन है हत्यारा। एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं कि गुंजन खेमका की हत्या में शूटर तो पकड़ा गया, जेल से बाहर भी आया, एक अपराधी उसको मार भी गिराया। असली हत्यारा कौन था ये मैं कैसे बताऊं? ये तो पुलिस बताएगी। पुलिस वहां तक नहीं पहुंची। अगर पहुंच गई होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुंजन खेमका जी के पिता गोपाल खेमका की हत्या नहीं होती। ये सवाल करना बुरा है क्या? और जब नवल भाई से हम पूछते हैं कि आप मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची की बलात्कार हुई है, उसकी हत्या हुई, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ, तो पाकिस्तान चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं। और जब पूर्णिया में महादलित नहीं आदिवासी परिवार के 5 लोगों को पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया, मैं ये सवाल करता हूं तो हरियाणा चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। जब मैं ये पूछता हूं सिवान में तलवार से 3 लोगों की गर्दन काट दी गई, तो कभी दिल्ली चले जाएंगे, कभी संघ चले जाएंगे। अरे सवाल भाई, बिहार में हत्या हो रही है, हम सब दोनों मिलकर उस हत्या को रोके। बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आपके सरकार में गुंडा राज को खत्म करने में हमसे क्या सहयोग चाहते हैं। हम तो आपसे आंख खोलेंगे, आपको आंख खोलिए और अपराध को रोकिए। हमसे मत करिए गुंडा जल्दी से। राज सब आपका विशेषण है, जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? जी ये सारा विशेषण आपके दौर का है जो बीत गया। जी अब बिहार में फिर से गुंडा राज नहीं आने वाला है।
गुंडाई आप करते हैं, दूसरे जी, को बोला जाए। भाषा समझ आते हैं। यह बार बार इन लोगों फिर के अब द्वारा पर्सनल हो गया। चंपा विश्वास का जिक्र फिर आप किया पर्सनल जाता हो है। गए। नहीं, संतोष जी, बार बार इन लोगों के द्वारा चंपा विश्वास की चर्चा आप की कितने जाती है। सीनियर नेता मैं हैं इनसे चित्रंजन जानना भाई, आप चाहता हूं, पर्सनल नहीं, क्यों हो जाते हैं? यह परसेप्शन की राजनीति ये लोग करते हैं, झूठ की राजनीति ये लोग करते हैं। चंपा विश्वास का जो मामला है, 24 घंटे में गिरफ्तारी हुई और जेल गया, सजा हुआ, और किसके राज्य में जो है सो सजा मुक्त हुआ, दोष मुक्त हुआ? इनकी सरकार थी, एनडीए की सरकार शिल्पी ने गौतम, ये शिल्पी कोर्ट जो है सो गौतम, दोष मुक्त किया। जरा बता कहा दीजिए कि ये उम्मीद जो है से। सो पर्सनल चित्रंजन चंपा जी, विश्वास का लव किस थाना में अफेयर था। FIR हुआ? चित्रंजन जी, चंपा विश्वास, शिल्पी गौतम, ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रकार की घटनाएं हैं। कौन कौन से घटनाओं का उद्बोधन किए, कौन कौन सी घटनाओं में सजा दिए, कौन कौन सी घटनाओं में अपराधियों को पकड़े, ये जरा बता दीजिए ना। इतना नीचा ये बता दीजिए। हुआ इन लोग का सोच। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपने चंपा विश्वास मामले में कोर्ट का हवाला दिया कि कोर्ट से वो आरोपी छूटा था, उसी तरह से जो गोपाल के पुत्र की हत्या का मामला था, गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या का मामला था, वो भी आरोपी जो था, जिस पर आरोप लगाए जा रहे थे, वो भी कोर्ट से ही छूटा था। बहस को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।